क्या चल चल प्रवीण, प्रवीण निकल दे, चल 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 चल। सड़क पर कोहराम मचा था। युवाओं के एक बहुत बड़े हुजूम ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जंग का आगाज किया था। विरोध प्रदर्शन की सीमाएं अपनी हद लांघ चुकी थी। उग्र लोग हिंसा पर उतारू थे। ऐसे में राज्य सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के हाथ खोल दिए और कानून के रखवालों ने अपनी इस आजादी का इस कदर इस्तेमाल किया कि बेकसूर लोग इसकी जद में आ गए। सिर्फ शक के बिना पर किसी को हिरासत में लेने से लेकर उन्हें मार गिराने तक के मामले उस वक्त सामने आए। ये 70 का दशक था और इसी दौरान इस दंगे में फंसे 2 बेकसूर नौजवान घर वापस न लौटे। आखिर क्या हुआ था उनके साथ? बाजार से कलम की स्याही लेने गए अरुण और प्रवीण आखिर कहां गुम हो गए थे? अब तक तो आ जाना चाहिए था उसे। रात को गया कहाँ है वो? स्याही लेने गया है, कल परीक्षा है ना उसकी। नहीं, रात में भी। अरे भाई, इतना जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मास्टर जी, आपने सुना नहीं? बाजार में दंगे हो रहे हैं। दंगे? पुलिस ने गोलीबारी की है। अयो मेरा बच्चा। मैं जाकर देखने आता हूँ। कहीं नहीं जाएंगे आप? सुना नहीं आपने? अरे कुछ नहीं होता, मैं जाकर देख कर आता हूँ ना। मास्टर जी, बाहर कर्फ्यू लगा रखा है पुलिस ने, आप किधर भी मत जाइए। मैं जाकर आता हूँ। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी दूंगी। बात सुनो, मैं आता हूँ जाकर। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। कहाँ ना, राजा का ध्यान रखो। आप सभी को सूचना दी जाती है कि यहाँ पर थोड़ी देर में कर्फ्यू लगने वाला है। आप सब अपने अपने घरों में चले जाइए। आवश्यक सूचना दी जाती है कि यहाँ शास्त्री जी। हाँ मास्टर जी। शास्त्री जी, मेरा बेटा अरुण कहाँ है? मुझे नहीं मालूम मास्टर जी। क्यों? यहाँ वो शाही लेने नहीं आया था क्या? आया तो था, लेकिन मुझे लगता है वो घर ही चला गया होगा। मास्टर जी, आज यहाँ बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। मेरी बात मानिए तो आप भी घर चले जाइए जल्दी। मैं चलता हूँ। क्या हुआ? कहाँ है अरुण? अभी तक घर नहीं आया क्या? नहीं, आप गए थे ना उसे लेने। कहाँ है वो? बाजार में तो नहीं था। किसके साथ गया था बाजार? उसके दोस्त प्रवीण के साथ। प्रवीण के साथ? हो सकता है प्रवीण के घर गया हो। मैं देख कर आता हूँ। पापा, हाँ। कर्फ्यू? बेटा कुछ नहीं हो तो बेकार भोपू बजाते रहते हैं। उनका तो काम है भोपू बजाना। मैं देख कर आता हूँ। हाँ? और तुम लोग बाहर क्यों खड़े हो? तुमसे कहा था ना अंदर जाकर बैठो। जाओ अंदर बैठो, मैं देख कर आता हूँ उसे। नमस्ते मास्टर जी। आप इस वक्त? हाँ, वो अरुण आया क्या आपके यहाँ? प्रवीण भी अब तक घर नहीं है। हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। एक काम करते हैं, हम लोग चलकर ढूंढते हैं उन्हें। अगर वो लोग नहीं मिलते तो जाकर पुलिस में रिपोर्ट तो लिखाएं कम से कम। देखिए, जो भी कुछ होगा सुबह ही होगा। बाहर कर्फ्यू लगा, ऐसे में पुलिस हमारी बात नहीं सुनेगी। मगर बच्चे कहाँ रहेंगे सुबह तक? वो बागी था या किसी उग्रवादी ग्रुप का मेंबर? ऐसा नहीं, वो तो सिर्फ विद्यार्थी है।
तो फिर हम उसे क्यों उठाएंगे? साहब आज उसके एग्जाम है, कल शाम को इंक लेने बाजार गया था, वापस नहीं लौटा तो हमें टेंशन हो रही है। किसी लड़के के साथ उसका कोई चक्कर तो नहीं था? नहीं साहब। तो अब बताइए आप, हम इसमें क्या कर सकते हैं? आजकल के नौजवानों का तो कोई भरोसा ही नहीं। साहब मैं बता रहा हूं ना कि मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, वो इन सब चक्करों में नहीं है। आपने अस्पताल में चेक किया या फिर मोर्ग में? मौत? मौत से क्या मतलब है आपका? मोर्ग मतलब जहां मरने वालों की लाशें रखी जाती हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए आप बुरा मत मानिए, आजकल कितना उग्रवाद बढ़ गया है तो आपको पता ही। कल भी दंगे हुए थे, कहीं उस दंगे में आपका बेटा भी तो? नहीं, मेरे बेटे के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उसके साथ। मैं चाहता हूं ना ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा उसके साथ। देखिए आप बुरा मत मानिए, आजकल कितना उग्रवाद बढ़ गया है तो आपको पता ही। कल भी दंगे हुए थे, कहीं उस दंगे में आपका बेटा भी तो? क्यों कानून के कुछ कारिंदे फरियादियों के साथ बेरुखी से पेश आते हैं? क्यों उनके गम में उनका साथ देने के बजाय वो उनके जख्मों को सवालों के शूल से कुरेदते हैं? अपने गुमशुदा बेटे को तलाश रहे पॉल कुट्टी पुलिस के पास मदद की उम्मीद लेकर गए थे, लेकिन पुलिस ने क्या किया? कुछ बेतुके सवालों के बाद अपने बेटे की एक झलक पाने को बेताब एक पिता को मुर्दा कर रास्ता दिखा दिया। बहुत ही शर्मनाक है इन पुलिस वालों का संवेदनहीन रवैया। अगले कुछ दिनों तक पॉल कुट्टी ने अपने बेटे अरुण को ढूंढने के लिए हर राह की धूल छानी। हर दिन शहर से आने जाने वाली बसों का ये सोचकर इंतजार किया कि कहीं अरुण उनमें से किसी एक में तो नहीं है, मगर उन्हें निराशा के अलावा और कुछ हाथ न लगा। लेकिन अरुण का कुछ पता नहीं चला। लेकिन पॉल कुट्टी ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लगता है आज भी मास्टर साहब की बस लेट हो गई। अप्पा क्या हुआ राजा? प्रवीण का घर आ गया। अयो क्या हुआ जी? प्रवीण को चोट आई, बहुत बुरी तरह से चोट आई। हाँ, क्या हुआ? क्या मास्टर जी मेरा बेटा। क्या हुआ प्रवीण को? मास्टर जी किसी ने से बहुत मारा है, उसके पूरे शरीर पर घाव ही घाव है मास्टर जी। हाँ मास्टर जी। हाँ देखता हूँ। परवीन को अंदरूनी चोट लगी है और वो कोमा में है, उसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैं हूं ना आपके साथ। पूरे 6 महीने के बाद अरुण के दोस्त प्रवीण की खबर मिली।
लेकिन इतने महीनों के बाद मिली ये खबर भी इस खुलासे के लिए काफी नहीं थी कि अरुण कहाँ है, क्योंकि प्रवीण जिस हालत में घर लौटा था वो बेहद दर्दनाक थी। पूरी तरह से पिटाई के कारण वो कोमा में जा चुका था। सवाल ये था कि आखिर किसने उसे इतनी बेरहमी से टॉर्चर किया था? कौन थे वो लोग जिसने 6 महीने तक प्रवीण को बुरी तरह से सताया था? सवालों के इसी भंवर में उम्मीद की एक किरण मौजूद थी। प्रवीण ही वो शख्स था जो ये बता सकता था कि अरुण कहाँ है। प्रवीण के होश में आने के इंतजार में पूरे 2 महीने बीत चुके थे और इन 2 महीनों में रोज कुट्टी प्रवीण को देखने रोज हॉस्पिटल जाया करते थे। और एक दिन उनकी उम्मीद फिर से जागी जब प्रवीण को होश आया। प्रवीण, हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो बेटा। अरुण कहाँ है बेटा? मास्टर जी देखिए आप, अरे सब इससे बात करना बहुत जरूरी है, बता ना बेटा। मास्टर जी आप समझ नहीं रहे हैं। मुझे उससे बात करनी है कुछ। इधर इधर देखिए, इसमें प्रवीण की हालत बहुत नाजुक है। प्रवीण बेटा कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर बेटा। अरुण कहाँ है बेटा? अरुण, हाँ बेटा अरुण, हाँ बताना बेटा कहाँ है, क्या हुआ? वो पुलिस के पास। अंकल उस दिन हम बाजार में इंक लेने गए थे, वहाँ दंगा हो गया। सियाही देना। हाँ धन्यवाद। पता है मास्टर जी ने इसी बुक के लिए कहा था। हाँ, मैं परीक्षा के लिए इस किताब से तैयारी करूंगा। मास्टर जी भी तो ये बोले थे। हाँ, ये वाली किताब बहुत अच्छी है। अरे कैसा है? कैसा दोस्त? और परीक्षा की तैयारी जोरों में? हाँ एकदम पुलिस है यार। अरुण अब क्या करें यार? भागते। चलो 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 चलो। क्या करें? चल प्रवीण, प्रवीण निकल दे, चल 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 चल। पुलिस वालों ने अंकल हमें बहुत मारा। उस पुलिस वाले का नाम क्या था बेटा? इंस्पेक्टर कुरेन। कुरेन साहब, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। बोलिए, किसके खिलाफ? इंस्पेक्टर कुरेन के खिलाफ। साहब, उन्होंने मेरे बेटे को अरेस्ट कर लिया, वो भी बिना किसी कारण, और कोई जवाब भी नहीं दे रहे। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मेरा बेटा आपके कब्जे में है। मुझे मेरा बेटा चाहिए, बस। आप FIR लिखिए। चलिए उठिए। अरे आप रिपोर्ट तो चलिए। अरे ऐसे कैसे? उठिए, चलिए। आप FIR लिखिए। आप चलिए। ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? आप चलिए। FIR तो लिखिए आप। देखिए मुझे मजबूर मत कीजिए जबरदस्ती करने पे। चलिए आप ध्यान से सोचिए सर, अरुण कुट्टी नाम है उसका। चलिए चलिए आप चलिए। मुझे पक्का पता है कि वो आप ही के कब्जे में है। आप चलिए। रिपोर्ट तो लिख लीजिए। आप चलिए। मेरा बेटा कहाँ है और जवाब मैं लेकर रहूंगा। मैं जानता हूँ मेरा बेटा तुम्हारे ही कब्जे में है। हमने किसी अरुण कुट्टी नाम के लड़के को गिरफ्तार नहीं किया है। मुझे बताइए कहाँ है, मुझे जवाब चाहिए। कहाँ है मेरा बेटा? मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगा, मुझे जवाब चाहिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम लोगों के पास है, तुम लोगों ने अरेस्ट किया है, मैं जवाब लेकर आऊंगा। सच बहुत ही घिनौना, डरावना और दर्दनाक था। इंस्पेक्टर कुरियन ने उन्हें दिए हुए पावर का गलत इस्तेमाल करके बिना FIR दर्ज किए अरुण और प्रवीण को हिरासत में रखा। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह मानने से भी इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी भी इन लड़कों को गिरफ्तार भी किया था। स्थिति ऐसी थी कि पुलिस के नाम से ही लोग कांप उठते थे। अब ऐसे में पॉल कुट्टी को अपने बेटे के बारे में जो जवाब चाहिए था वो उसे कैसे मिलता? लेकिन पॉल कुट्टी भी एक पिता थे जिनका बेटा खो गया था, और इतने महीनों से अपने बेटे के बारे में कोई भी खबर पाने की उम्मीद रखने के बाद अभी इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। कुरेन साहब,
चलिए चलिए, दूर रहिए दूर रहिए दूर रहिए दूर रहिए। पुरेन साहब, मुझे उनसे बात करनी है, मिलना जरूरी है मेरा। नहीं, वो किसी से मिलते नहीं है। पुरेन साहब, सुनिए मेरी बात, चलिए चलिए दूर रहिए। मास्टर जी, ये पेपर छुपा लो। कोई पुलिस वाला देख लिया तो मुसीबत में फंस जाओगे। हाँ, मारना है क्या? तुमको पहले भी कहीं देखा है। क्या चाहिए आपको? मैं इस थाने के चक्कर लगाते लगाते पागल हो गया हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए, वो आपके पास है। किसने कहा कि वो हमारे पास है? मुझे सब पता है। अपने बड़े साहब से पूछिए, उन्हें भी सब मालूम है। कौन बड़े साहब? कुरेन साहब। क्या नाम बताया आपने अपने बेटे का? अरुण कुट्टी, सन ऑफ माई सेल्फ पॉल कुट्टी, उम्र 18 साल। प्लीज साहब, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, सिर्फ एक बार। तो आपको सच जानना है? जी। सच है कि आपका बेटा आतंकवादी था? जी। उग्रवादी संगठन का सदस्य था वो? जी नहीं, ये सच नहीं है। सच यही है, आपका बेटा अपने दोस्त के साथ मिलकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था और तो और उसने पुलिस की जीप पर बॉम्ब फेंका और ये गुस्ताखी मैं बर्दाश्त नहीं करता। नहीं, वो ऐसा नहीं। ठीक है, चलो ये मान भी लेते हैं कि जो आप कह रहे हैं वो ठीक है, तो फिर उसका फैसला तो अदालत करेगी। आप उसे अदालत के सामने खड़ा कीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि क्या साहब? क्योंकि वो भाग गया। कमाल, अभी तो आप कह रहे थे कि मेरा बेटा आतंकवादी है, उग्रवादी है, और अभी आप कह रहे हैं भाग गया। ऐसे कैसे भाग गया? कहां भाग गया वो? हमें नहीं मालूम। मतलब? देखिए मिस्टर कुट्टी, जहां तक मुझे लगता है आपको तसल्ली हो गई होगी ना, प्लीज ना, नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये सच नहीं है। आप कहना क्या चाहते हैं कि हमारे साहब झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहे हैं। इसको ले जाओ, वरना मैं इसको भी। वरना क्या? आप आइए मेरे साथ। सर, एक बार मुझे मेरे बेटे से मिलवा दो, मैं सिर्फ एक बार उसे देखना चाहता हूँ सर। साहब! मैथ्यू। जी सर। इसके लड़के के बारे में खबर फैला दो। इसका लड़का आतंकवादी था, उग्रवादी था और पुलिस की हिरासत से भागा हुआ है। वांटेड लिस्ट में इसके बेटे का नाम डलवा दो। ओके? जी सर। भाई, ये अखबार वाले कहाँ मिलेंगे? आज तो कोई दिखा नहीं मास्टर जी, उनका कोई भरोसा नहीं, कभी आते कभी नहीं आते। बेटा, मुझे इस अखबार के संपादक से मिलना है। मुझे नहीं मालूम। प्लीज, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं मालूम। बेटा, अरे सुनो ना बेटा, सुनो।
कौन हो तुम? जी, और यहाँ पॉल। पे क्या कर रहे हो? जी मैं पॉल कुट्टी। क्या कर रहे हो यहाँ पे? दरअसल क्या किसी पुलिस का आदमी हो? जी नहीं, वो अच्छा, तो इसका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए? जी नहीं, दरअसल मैं इस अखबार के संपादक से मिलना चाहता हूँ। उनसे कोई भी नहीं मिल सकता, समझे आप? चलिए निकलिए यहाँ से। जी एक बार मिलने उनसे दीजिए। कोई नहीं मिल सकता। छोड़ दो उन्हें। नमस्कार। नमस्कार। मैं ही हूँ यहाँ का संपादक रंजन शास्त्री। जी मैं पॉल कुट्टी आपसे ही मिलना चाहता था। ठीक है, आइए। जी बैठिए इस पर। हाँ। जी कहें। जी दरअसल मेरे बेटे अरुण कुट्टी और उसके दोस्त प्रवीण को पुलिस ने जबरदस्ती हिरासत में रख लिया था। प्रवीण तो वापस आ गया है, पर मेरे बेटे का कुछ पता नहीं लग रहा। मैं पुलिस वालों से पूछता हूँ तो कुछ नहीं बताते और ना ही मुझे उससे मिलने दे रहे हैं। देखिए, ऐसे कम से कम 200 विद्यार्थी 200? जी 200 विद्यार्थी पिछले 6 महीने में लापता हैं, लेकिन आपके केस में दम है। आपके बेटे का दोस्त है वो, जो क्या नाम बोला? प्रवीण। हाँ जी। अगर हम प्रवीण के बयान को उसके दस्तखत के साथ अपने अखबार में छाप दें तो डंके की चोट पर बहरों को सच सुना सकते हैं और हाँ जी, उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो आपके बेटे को छोड़ दें। जी ठीक है, मैं प्रवीण का बयान उसके दस्तखत के साथ ले आऊंगा। नहीं। क्यों? दस्तखत लेने मैं खुद आऊंगा। ठीक है, नमस्कार। अब्बा, प्रवीण अन्ना। हाँ क्या हुआ प्रवीण को? अभी अभी खबर आई है। हाँ क्या खबर आई, बोलो तो कुछ। कि प्रवीण इतनी जद्दोजहद के बाद पॉल कुट्टी को एक शख्स मिला था जो उनकी लड़ाई को इंसाफ के रास्ते पे ले जाने को तैयार हुआ था। लेकिन व्यवस्था के साथ साथ वक्त भी पॉल कुट्टी के खिलाफ था। प्रवीण की मौत के बाद पॉल की सारी उम्मीदों को एक झटके में तोड़ कर रख दिया। चलो भाई। ये तो देशद्रोही था, हम में से कोई भी कंधा नहीं देगा। कौन कहता है देशद्रोही था? कौन कहता है? इस पर भरोसा करेंगे आप? अगर आप इस झूठ को सच मानते हैं तो कोई जरूरत नहीं है आपकी, कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहां से, जाओ। राजा, तो कोई बात नहीं, हम दोनों है ना, हम ले जाएंगे पारे भैया को। प्रवीण के पिता के देहांत के बाद बीते 2 महीनों से पॉल कुट्टी ही उसकी देखभाल कर रहे थे। ऐसे में जरा सोचिए, प्रवीण की मौत उनके लिए कितनी बड़ी क्षति थी। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, एक रास्ता बंद हुआ है, दूसरा खुल जाएगा। कोई फायदा नहीं है सर, बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं। जो भी दरवाजा खुलेगा उसे बंद कर देंगे। इस बार अगर बंद करने की कोशिश करेंगे तो हम टांग अड़ा देंगे अपनी। क्या सोच रहे हैं कि कैसे होगा ये सब? ये देख रहे हैं, ये कलम। पुलिस की बंदूक में उतनी ताकत नहीं है जितनी ताकत इस छोटी सी कलम में है। बस अब देखते जाइए इस कलम का कमाल। उन दिनों प्रवीण जैसे कई नौजवान पुलिस अधिकारी कुरियन की मनमानी का शिकार हुए थे। उनमें से अरुण भी एक था, जिसे गुमशुदा हुए पूरे 8 महीने बीत चुके थे। पॉल कुट्टी चाहकर भी कुरियन के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुरियन के खिलाफ कोई भी जुर्म साबित करने के लिए प्रवीण ही एक गवाह था, जिसके जाने के बाद उनकी लड़ाई बेहद मुश्किल हो गई थी।
कलम में बंदूक से ज्यादा ताकत होती है, इस बात का एहसास पॉल को उस पत्रकार ने करवाया जो उनकी इस लड़ाई में एक अहम भूमिका निभाने को तैयार हो चुका था। हंस क्यों रहे हैं? अब तो हमारी सच्ची खबरों के सामने उनकी झूठी खबरें छपने लगी हैं। लोगों को कैसे पता लगेगा कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत? आप समझ नहीं रहे हैं कुट्टी साहब, ये खबर छापकर उन्होंने बहुत अच्छा किया है। मतलब ये कि ये खबर छापकर उन्होंने ये खुद साबित कर दिया कि अरुण उनकी हिरासत में है। हाँ। और अब वो इस बात से पलट भी नहीं सकते। ये हमारी पहली जीत है कुट्टी साहब। अब ये लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे। जी तैयार हो जाइए कुट्टी साहब, क्योंकि लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। हमारा सबसे पहला मकसद है कुरैन और उसके आदमियों को अदालत में खींचना। जी सर। तो आप यहाँ के एक बड़े पुलिस ऑफिसर के खिलाफ हैबियस कॉर्पस रिट जारी करवाना चाहते हैं? जी हाँ। आपको पता भी है ये होता क्या है? हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के तहत इस रिट की मदद से हम पुलिस ऑफिसर कुरैन को अरुण कुट्टी को अदालत में हाजिर करने की अपील कर सकते हैं, और यही हम कर रहे हैं। हैबियस कॉर्पस, इस कानून के तहत अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है तो आप पुलिस के खिलाफ ये रिट जारी कर सकते हैं। इस केस में चूंकि अरुण कुट्टी लापता थे, उनके पिता पॉल कुट्टी ने ये हैबियस कॉर्पस रिट पुलिस के खिलाफ जारी किया और पुलिस से अदालत में उनके बेटे को पेश करने की अर्जी की। क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? एक छोटा सा केस हैंडल नहीं कर पा रहे हो? सर ऐसी कोई बात नहीं है, वो शट अप, जस्ट शट अप। जितनी जल्दी हो सके इस मुसीबत का खात्मा करो। जी अभी तो इलेक्शन जीता हूं मैं, अभी तो ठीक से समझ भी नहीं पाया अपनी कुर्सी को मैं, समझ गए? अगर मेरी कुर्सी को कुछ हुआ ना तो देख लो तुम्हारा क्या हाल करता हूं। हमें स्पेशल प्रोविजन मिला है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि हम किसी भी उग्रवादी को बिना किसी FIR के अरेस्ट कर सकते हैं, और हमने यही किया योर ऑनर। क्या आपको पूरा यकीन है कि मिस्टर अरुण कुट्टी और प्रवीण शेखर आतंकवादी गिरोह के हिस्सा थे? जी ये देखिए, ये हमें अरुण और परवीन के बक्से में मिले, और हमारी रिपोर्ट ये बताती है कि इन दोनों ने पुलिस के ऊपर बम फेंके, जिसकी वजह से हमारे 2 ऑफिसर घायल। ये आदमी झूठ बोल रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है ये आदमी। ऑर्डर ऑर्डर, आप जरा अपनी जगह बैठ जाइए और वकील को सवाल करने दीजिए। मिस्टर कुरैन, मिस्टर पॉल कुट्टी अपनी जगह जाएगी। वो सिर्फ आपसे जवाब मांग रहे हैं कि उनका बेटा अरुण कुट्टी कहाँ है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। जब इनके बेटे को एक जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा था तो वो भाग गया। कुछ तो शर्म करो कुरैन, कम से कम अदालत में तो सच बोलो। मिस्टर कुट्टी, अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो मैं यहाँ एक तशदीद गवाह पेश कर सकता हूँ। जज साहब, ये सच है कि अरुण कुट्टी और प्रवीण पुलिस के हाथों से भागे थे। मैं खुद उन्हें एक जेल से दूसरी जेल में लेकर जा रहा हूँ, और मैंने अपनी रिपोर्ट में इस घटना की डिटेल्स दर्शाई। अदालत पुलिस को यह हुक्म देती है कि अरुण को जल्द से जल्द इस अदालत में पेश करे। कुरैन ने तो पूरे केस को उलझा के रख दिया है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। अरे आप कहाँ जा? आप ही ने कहा था ना कि अगर वो दरवाजा बंद करने की कोशिश करेंगे तो टांग अड़ा देंगे। वही करने जा रहा हूं, टांग अड़ाने। मैंने कहा ना, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप समझते क्यों नहीं मेरी बात को? सर, मैं जानता हूं कि आप अपने बड़े अफसर कुरैन से बहुत डरते हैं, लेकिन जब तक आप लोग मुझे मेरे बेटे अरुण से नहीं मिलवा देंगे तब तक मैं रोज यहां आकर बैठूंगा, रोज। नमस्ते मैथ्यू सर। आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? प्लीज आप जाइए यहां से। मैथ्यू साहब, मेरे बेटे के बारे में कुछ पता?
बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10वीं में। मेरा बेटा अरुण भी स्कूल में ही पढ़ता है, एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अच्छे से पढ़ाई करना। मैं आंदोलन करूंगा अपने बेटे के लिए। बड़े नेता के ऑफिस के बाहर अनशन करूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना निकल जाए। और तब तक अनशन करूंगा जब तक कि मुझे न्याय नहीं मिल जाता। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं सही हूं तो आप लोग मेरा साथ दो, पर मैं अनशन करूंगा तब तक जब तक कि मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता। मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। लगता है वही उग्रवादी का बाप है ना? कौन बोला रे? हाँ, तू बोला? भगवान ने समझ दी है। नजर आती है किसी की परिस्थिति या सोचने समझने की शक्ति खो बैठे हो तुम लोग। बेचारा मास्टर जी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरुण कुट्टी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरुण कुट्टी कहाँ है? कहाँ है, कहाँ है? अरुण कुट्टी को छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं जी सर। अरुण कुट्टी को सर आप चिंता मत कीजिए, मैं संभाल लूंगा। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैथ्यू, do it what you want. रोको इन्हें। ओके सर। आप लोग वहीं रुक जाइए, वरना पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ेगा। तुम ये अपना मोर्चा बंद करो, वरना बिना किसी वारंट तुझे अंदर कर दूंगा। जब तक मुझे मेरे बेटे का पता नहीं चल जाता तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। आपको जो करना है वो करो। और हाँ, जब तक मैं सांस ले रहा हूं तब तक आपसे सवाल पूछता रहूंगा कि मेरा बेटा कहाँ है। मुझे जवाब चाहिए, बिना जवाब के मैं नहीं मानूंगा। मुझे मेरा बेटा चाहिए साहब। राजन ने पूरे देश में अपने अखबार के जरिए पॉल कुट्टी और उसके बेटी की खबर को फैला दी। ये खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंच गई और तब हुई पॉल कुट्टी की पहली जीत। इस खबर ने न सिर्फ कुरियन और अन्य पुलिस वालों को बल्कि उस राज्य के नेता को भी अदालत में आने के लिए मजबूर कर दिया। राज्य के नेता और इंस्पेक्टर कुरियन को उस दिन कोर्ट बुलाया गया, जहां इंस्पेक्टर मैथ्यू ने सच का साथ देते हुए यह बताया कि उन दिनों अरुण के साथ क्या हुआ था। और उस दिन जब बाजार में दंगे हुए, पकड़ो सबको, कोई रास्ते से चल ना पाए, पकड़ो सभी को। और एक दिन अरुण जेल में पड़ा हुआ था। हमने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मर चुका था, लेकिन वो मर चुका था। अदालत अरुण कुट्टी पर लगाए गए सारे इल्जाम वापस लेती और ये घोषित करती है कि वो उग्रवादी नहीं था और ना ही किसी उग्रवादी गिरोह से उसका संबंध था। इस एक अफसर की वजह से ऐसा लगने लगा कि खाकी इससे ज्यादा खाक में और क्या मिल सकती है। इस वर्दी के मान का इससे ज्यादा अपमान और क्या हो सकता है। इंस्पेक्टर मैथ्यू की उस गवाही ने
अदालत में मौजूद सभी लोगों की रूह कपा दी। इस दिल दहलाने वाली गवाही के बाद हाई कोर्ट के जज ने इंस्पेक्टर कुरियन और उस राज्य के नेता के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई। इसके अलावा अदालत ने इंस्पेक्टर कुरियन और उसके सहयोगियों को हिरासत में भी लेने का आदेश दिया। उस राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था। हैबिस कॉर्पस के रिट के तहत कोई केस लड़ा गया था और ऐसा पहली बार हुआ था जब शपथ लेने के 1 महीने के अंदर राज्य के किसी प्रमुख नेता को इस्तीफा देना पड़ा था। यह केस भारतीय कानून के इतिहास में एक मिसाल है। यह लड़ाई एक आम आदमी ने उस समय लड़ी थी जब उस राज्य के आम आदमी के नैतिक अधिकार भी छीन लिए गए थे। जुर्म सहना उतना ही बड़ा गुनाह होता है जितना कि जुर्म करना। जब हौसला हो बुलंद, तब मुश्किलें कितनी बड़ी क्यों ना हो, उनका सामना किया जा सकता है। पॉल कुट्टी इस बात का गवाह है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो या एनसीआरबी के लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले दशक में कुल मिलाकर 14,231 लोगों की मौत पुलिस कस्टडी में हुई थी। हम ये नहीं कहते हैं कि ये सारी मौतें पुलिस के अत्याचारों की वजह से हुई, नहीं, लेकिन हाँ, ये आंकड़े इतने बड़े जरूर हैं कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर दें कि आखिर होता क्या है इन 4 दीवारों के पीछे। इसलिए सावधान इंडिया, जुर्म के खिलाफ उठाओ आवाज, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। अब मैं हितेन तेजवानी आपसे इजाजत लेता हूं। कल फिर हाजिर होंगे अपराध के खिलाफ एक बेजोड़ कहानी के साथ। तब तक सावधान इंडिया, 100 दिन 100 फाइट बैक्स।